अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस, लेक्चर 6 नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने डिस्कस करना है कि डिफरेंट हैबिटेट्स में डिफरेंट एरियाज़ में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, और अगर वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स डिफरेंट होते हैं तो उनका उनके हैबिटेट से क्या रिलेशनशिप है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग रिकॉल करते हैं एक्सक्रीशन को। तो एक्सक्रीशन क्या थी? एक्सक्रीशन को हम फ्रीक्वेंटली पढ़ चुके हैं कि इट इज़ द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको अगर बॉडी में से रिमूव कर दिया जाए तो इस रिमूवल को हम कहते हैं एक्सक्रीशन, एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जिन नाइट्रोजनस वेस्ट को बेटा रिमूव किया जाता है उन नाइट्रोजनस वेस्ट को कहा जाता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। So the products or the nitrogenous waste that are removed from the body are called excretory products. तो वो प्रोडक्ट्स जो बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट के तौर पर रिमूव होते हैं उन्हें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं। अब बेटा हमने डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, लेकिन उनमें 3 प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स थे। अब वो 3 प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से थे? उनमें सबसे पहले आता है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो ये 3 हमारे पास प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। हमने आज इनकी डिस्कस करनी है नेचर। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ दीज प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की, जिसमें कौन कौन शामिल होगा? अमोनिया, यूरिया और इसके अलावा यूरिक एसिड। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमारे पास अमोनिया जो है, अमोनिया का केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है NH3। तो इसमें एक नाइट्रोजन मौजूद है, दैट इज़ वाई हम इसे बोलते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड या नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है? नाइट्रोजन। अब जो अमोनिया है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं उसकी? तो सबसे पहले इट इज़ हाईली टॉक्सिक। टॉक्सिक हम किसको कहते हैं? डेंजरस, नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो ये क्या है? हाईली टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। और ये क्या नुकसान हमारी बॉडी को देता है? इट डिसॉल्व्स क्विकली इन बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स फॉर एग्जांपल ब्लड, फॉर एग्जांपल टिश्यू फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो टिश्यूज़ के इर्द गिर्द पाया जाता है। तो बेटा ब्लड हो गया या टिश्यू फ्लूइड्स हो गए, उनके अंदर ये फ़ौरन डिज़ोल्व हो जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ ये अमोनिया है और ये ब्लड है, तो अमोनिया फ़ौरन डिज़ोल्व होकर कहाँ चला जाएगा? ब्लड में। दैट इज़ वाई ये क्या है? डेंजरस है, इट इज़ हाईली टॉक्सिक। अगर ये बेटा बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और इसको बॉडी में से रिमूव करना है तो इसके रिमूव करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? तो बेटा अमोनिया के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, इट शुड बी कैप्ट इन लो कंसनट्रेशन, कि अगर ये आपकी बॉडी में है और चूँकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो आपने इसकी कंसनट्रेशन क्या रखनी है? लो, यानी ये ज़्यादा मिकदार में आपकी बॉडी में मौजूद ना हो, बल्कि इसको डाइल्यूट बना कर रखें। अमोनिया की मिकदार कम रखें और वाटर की मिकदार बहुत ज़्यादा रखें। जैसे यहाँ पर ये शो हो रहा है कि अगर बॉडी के अंदर अमोनिया मौजूद है तो किस तरीके से होना चाहिए? वाटर बहुत ज़्यादा और अमोनिया बहुत कम। तो इस तरह से ये लेस कॉन्सनट्रेटेड या लो कंसनट्रेशन में हमारी बॉडी में रह सकता है। क्योंकि ये टॉक्सिक है तो इसलिए हमें इसकी लो कंसनट्रेशन रखनी है। इसके बाद इट नीड्स मच अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल। अब आपको पता है कि अमोनिया हो जाए या यूरिया हो या यूरिक एसिड हो, जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने बॉडी में से रिमूव होना है। तो अगर हम बात करें किसकी? अमोनिया की, तो अमोनिया ने जब बॉडी में से रिमूव होना है तो यूरिन की फॉर्म में रिमूव होना है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, अगर ये बॉडी में से रिमूव हो रही है तो यूरिन की फॉर्म में हो रही है। तो यूरिन क्या होना चाहिए? बहुत ज़्यादा डाइल्यूट, यानी जो यूरिन प्रोड्यूस हो उसमें वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो और अमोनिया की अमाउंट बहुत कम हो। अगर हम एग्जैक्टली बताएं तो किस तरह से बताएंगे कि अगर 1 ग्राम अमोनिया हो तो कितना पानी होना चाहिए? 500 ml। ये अच्छी खासी ज़्यादा अमाउंट है 1 ग्राम अमोनिया के हिसाब से। तो बेटा 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज़ होने के लिए इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन
कितना वाटर रिक्वायर्ड है? 500 ml वाटर। मज़ीद हम लोग ये बात करते हैं कि अगर यहाँ पर ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं अमोनिया की, एक तो ये कि लो कंसंट्रेशन में रखा जाए, पानी की मिकदार ज़्यादा रखी जाए, और कितनी ज़्यादा रखी जाए? 1 ग्राम अमोनिया के लिए 500 ml वाटर। तो अगर इन रिक्वायरमेंट्स को हम देखें तो कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेते हैं और वो अमोनिया को अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर यूज़ करते हैं और अपनी बॉडी में से रिमूव करते हैं। तो उस हिसाब से excretory product of the organisms inhabiting in hypotonic environment, तो बेटा जो अमोनिया है वो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो कहाँ पर इनहेबिट करते हैं, जो कहाँ पर रहते हैं? फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में। इस चीज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉक्स है जहाँ पर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है और उसके अंदर ये एक बॉडी है जिसके अंदर बाहर के मुकाबले में पानी कम है। तो क्या होता है? बाहर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन इनसाइड टू द लो कंसंट्रेशन वाटर रश करता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी क्या हो जाती है? फैल जाती है, एक्सपैंड कर जाती है, फूल जाती है। अब अगर इस तरह का लिविंग बॉडी, इस तरह की लिविंग बॉडी जिसके पास वाटर बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा एंटर हो रहा है, तो वो अपने अंदर से अमोनिया को रिलीज़ कर सकती है इन द लेस कंसनट्रेटेड फॉर्म। क्यों? क्योंकि उसके पास पानी की एक्सेस है, वो ऑलरेडी एक्सेस ऑफ वाटर को फेस कर रही है। जब बाहर से पानी बहुत ज़्यादा एंटर होने लग जाता है तो खुद ब खुद ये क्या हो जाता है? इसकी बॉडी फूल जाती है और इसके पास पानी बढ़ जाता है। अब अगर इसके अंदर अमोनिया आ भी जाए तो वो किस फॉर्म में रहेगा? लेस कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में रहेगा। और अगर वाटर ज़्यादा है और अमोनिया हमने उसके अंदर लेस कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में रख लिया है और अगर हम इसे यूरिन की फॉर्म में रिलीज़ करना चाह रहे हैं बॉडी में से, तो उसके लिए भी हम उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकेंगे कि अगर 1 ग्राम अमोनिया है तो उसके लिए हम 500 ml रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी एक हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में है और इसको एक्सेस ऑफ वाटर फेस करनी पड़ रही है। पानी बहुत ज़्यादा इसकी बॉडी में जा रहा है, तो अगर पानी बहुत ज़्यादा इसकी बॉडी में जा रहा है और इसमें ये फुल हो गई है वाटर से, तो इसके लिए डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करना कोई मुश्किल काम नहीं। ये एक तरफ अपनी बॉडी को ज़्यादा पानी से भी छुटकारा दिलवा लेगी और दूसरी जानिब अमोनिया को भी रिलीज़ कर देगी। तो अब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है अमोनोटैलिक। So the organisms whose excretory product is ammonia are called अमोनोटैलिक। मिसाल के तौर पर फ्रेश वाटर डिवेलिंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में या हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अमोनोटैलिक हैं। क्यों अमोनोटैलिक हैं? क्योंकि वो अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा रखते हैं? अमोनिया। वो अमोनिया को अपनी बॉडी में से एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स द एन अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिसका नाम क्या है? यूरिया। तो यूरिया जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर है जिसमें C डबल बॉन्ड O है, NH2 है और NH2 है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 2 नाइट्रोजन्स हैं। इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ये एक नाइट्रोजनस वेस्ट है और इसके अंदर 2 नाइट्रोजन्स मौजूद होती हैं। अगर हम इसकी टॉक्सिसिटी देखें तो ये भी टॉक्सिक है, इट इज़ ऑल्सो टॉक्सिक, लेकिन ये लेस टॉक्सिक है। किसकी निस्बत कम टॉक्सिक है? अमोनिया की निस्बत। अमोनिया जो है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। यूरिया भी टॉक्सिक है लेकिन वो अमोनिया की निस्बत कम टॉक्सिक है। इसके अलावा यूरिया कहाँ पर, किन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर, उसके बारे में यहाँ लिखा है अमोनिया इज़ कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, फॉर एग्जाम्पल इन द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। अब इस बात पर कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं, एंड वी नो कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट जो लैंड वाला इन्वायरमेंट है वहाँ पर पानी की कमी होती है। तो अगर उनको सप्लाई ऑफ वाटर रेस्ट्रिक्टेड मिल रही है, पानी की उनके पास कमी है, तो अमोनिया को तो वो कभी भी एज अ वेस्ट यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अमोनिया को तो रिलीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तो क्या करेंगे, वो अमोनिया को कन्वर्ट कर लेंगे इनटू द लेस टॉक्सिक फॉर्म दैट इज़ यूरिया। और इस काम को
करने के लिए उन्हें क्या रन करना पड़ेगा? यूरिया साइकिल। उनकी बॉडी में यूरिया साइकिल जो है वो रन होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जा रहा है इस वजह से कि इसके अंदर पानी की कमी होती है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और अमोनिया को ज़्यादा पानी चाहिए, इसलिए अमोनिया ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये क्या करेंगे? ये अमोनिया से बना देंगे यूरिया। तो क्यों यूरिया को बनाया जा रहा है? क्या यूरिया को कम मिकदार में पानी चाहिए? तो यूरिया को बेटा 1 ग्राम अगर यूरिया हो तो उसको 50 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है। और अगर आप कंपेयर करें इसको अमोनिया के साथ, जहां अमोनिया को 500 ml वाटर चाहिए था, वहां यूरिया को रिलीज़ होने के लिए 50 ml वाटर चाहिए। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यही वजह है कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पर पानी की कमी होती है वो इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, वो अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द यूरिया। और इस काम के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? एक यूरिया साइकिल जो है वो रन करना पड़ता है। और ये यूरिया साइकिल कहाँ पर हो रहा होता है? ये लीवर में हो रहा होता है। ये उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लीवर में रन होता है। और किस तरीके से ये रन होता है कि हमारे पास ये एक साइकिल है जिसमें ऑर्निथिन एक कंपाउंड है जो रिएक्ट करता है इनकमिंग अमोनिया से एंड कार्बन डाइऑक्साइड से। वो अमोनिया और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो इस साइकिल में एंटर हो रहे हैं उनका रिएक्शन किसके साथ होगा? ऑर्निथिन के साथ। अब ये ऑर्निथिन जब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगी तो ये एक दूसरे कंपाउंड में बदल जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड सिट्रुलिन। सिट्रुलिन कंपाउंड में बदल जाती है। अब ये सिट्रुलिन एक और अंदर आने वाले अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें? आर्जिनिनोसक्सिनेट में। आर्जिनिनोसक्सिनेट देन कन्वर्ट हो जाती है इनटू आर्जिनिन। और आर्जिनिन कंपाउंड इसके ऊपर रिएक्ट करता है एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम दैट इज़ कॉल्ड आर्जिनेज। हमें कैसे पता चला कि ये एक एंजाइम है? बिकॉज एट द एंड ऑफ इट्स नेम इज़ एज। इसके नाम के एंड पर क्या लिखा हुआ है? एज लिखा हुआ है, ASE। सो इट इज़ एन एंजाइम। ये एक एंजाइम है। अब ये एंजाइम जो आर्जिनेज है वो एक्ट करता है किसके ऊपर? आर्जिनिन के ऊपर। और जब वो आर्जिनिन के ऊपर एक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? यूरिया, जिसको कि बॉडी में से रिमूव कर दिया जाएगा। ये आर्जिनेज जब आर्जिनिन के ऊपर एक्ट करता है और यूरिया बनाता है तो इसके साथ साथ एक और कंपाउंड भी बनता है दैट इज़ द ऑर्निथिन। तो अब आप देख सकते हैं कि जब हम इस यूरिया साइकिल को स्टार्ट कर रहे थे तब भी ऑर्निथिन अवेलेबल था। तो ये क्यों अवेलेबल था? क्योंकि हर साइकिल के आखिर में ये खुद ब खुद प्रोड्यूस हो जाता है। ये ऑर्निथिन अब अगेन अगले साइकिल के लिए रेडी होगा। अब अगर हम यूरिया का स्ट्रक्चर देखें तो यूरिया के स्ट्रक्चर में एक नाइट्रोजन, दूसरी नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन अवेलेबल है। अब दोबारा हम साइकिल की तरफ आते हैं। तो इस साइकिल में एक अमोनिया यहाँ से शामिल हुई थी सबसे स्टार्ट में, तो उसने क्या बना दी? फर्स्ट नाइट्रोजन ऑफ यूरिया। दूसरी नाइट्रोजन किस तरह से एंटर हुई? अमोनिया की शक्ल में दूसरे स्टेप पर। तो इस तरह से अगर किसी स्टूडेंट को ये भूल जाता है कि इसमें एक अमोनिया ऐड करना है या 2 अमोनियाज ऐड करने हैं तो उसे कैसे समझ में आएगा? क्योंकि यूरिया के स्ट्रक्चर में 2 नाइट्रोजन्स हैं। कितनी नाइट्रोजन्स हैं? 2 नाइट्रोजन्स हैं। तो वो किस तरह से पूरी की जाएंगी? एक अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगा यहाँ पर और एक और अमोनिया एंटर होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से यूरिया को बनाने के लिए जो 2 नाइट्रोजन्स अवेलेबल हैं चाहिए हैं वो कहाँ से आ रही हैं? फर्स्ट यहाँ से, फर्स्ट अमोनिया से, और सेकंड वाली सेकंड अमोनिया से। तो बेटा जब ये हमारे पास यूरिया रेडी हो जाता है तो इसको बॉडी में से रिमूव कर दिया जाता है। अब वो कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके लिवर में ये यूरिया साइकिल रन होता है? तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूरिकोटैलिक। यूरियोटैलिक क्या नाम है? ये यूरियोटैलिक। यूरिया निकला है कहाँ से? यूरियो निकला है कहाँ से? यूरिया से। यूरियो फॉर यूरिया। तो ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन है? यूरिया है। तो ऑर्गेनिजम्स हुज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया आर कॉल्ड यूरियोटैलिक। और ये कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ये होते हैं टेरेस्ट्रियल मैमल्स। ऐसे मैमल्स जो कहाँ पर रह रहे हैं? लैंड पर रह रहे हैं।
और हम भी इन्हीं में शामिल हैं। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द टेरेस्ट्रियल मैमल्स। और हमारे अंदर भी कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन रहा है और रिलीज़ हो रहा है? यूरिया। तो ह्यूमन बींग्स जो कि आप हैं, तो आप अपनी अगर एग्जांपल कोट करें तो यहाँ पर आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन है? यूरिया है। नेक्स्ट वी मूव टू द यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड में क्या है? यूरिक एसिड एक तीसरा नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट है। तो यूरिक एसिड की अगर टॉक्सिसिटी देखी जाए तो ये एक लीस्ट टॉक्सिक कंपाउंड है। इसके अंदर टॉक्सिसिटी दूसरे कंपाउंड्स यानी कि यूरिया और अमोनिया, इन दोनों की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है। यानी अगर हम यहाँ पर अमोनिया, यूरिया और इसके साथ यूरिक एसिड को कंपेयर करें तो इन सब में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन है? अमोनिया। तो अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक। दूसरे नंबर पर अमोनिया से कम टॉक्सिक कौन है? यूरिया। और सबसे ज़्यादा कम टॉक्सिक जो है वो है यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड एक अडेप्टेशन है किन के लिए? उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जिनको एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर को फेस करना पड़ता है। हमें पता है बहुत से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो वहाँ पर उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन होगा? यूरिक एसिड। क्यों यूरिक एसिड होगा? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? यूरिक एसिड की क्या रिक्वायरमेंट है? इट नीड्स 1 ml वाटर to remove 1 gram uric acid. It needs 1 ml water to remove 1 gram uric acid. तो यूरिक एसिड जो क्या है? अडेप्टेशन है उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर को फेस करते हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि इसको कम से कम पानी चाहिए फॉर इट्स रिमूवल। अब आप रिकॉल करें और देखें कि हमारे पास जो अमोनिया था, तो अमोनिया का 1 ग्राम रिमूव करने के लिए कितना वाटर चाहिए? 500 ml, जो कि बहुत ज़्यादा मिकदार है। दूसरी जानिब यूरिया को रिमूव करने के लिए कितना चाहिए? 50 ml, जो 500 की निस्बत बहुत कम है। लेकिन यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए हमें कितनी अमाउंट चाहिए? ओनली 1 ml वाटर, जो सबसे ज़्यादा कम मिकदार है। तो बेटा ये उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक अडेप्टेशन है जिनको शॉर्टेज ऑफ वाटर फेस करना पड़ता है। उनके अंदर ऑलरेडी वाटर बहुत कम होता है, तो इस वजह से बेटा फिर वो अमोनिया को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यूरिया को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं? वो यूरिक एसिड की फॉर्म में अपना नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करते हैं, क्योंकि इसको रिमूव करने के लिए पानी की बहुत कम मिकदार चाहिए। अब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड है, उनको हम क्या बोलते हैं? यूरिकोटैलिक। इनको क्या बोला जाता है? यूरिकोटैलिक। तो बेटा यूरिकोटैलिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं हुज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज़ यूरिक एसिड। मिसाल के तौर पर बर्ड्स, मिसाल के तौर पर रेप्टाइल्स। अब बेटा अगर आप इनको नोटिस करें तो बर्ड्स टेरेस्ट्रियल हैं, ये लैंड पर पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन ये कहाँ पर पाए जाते हैं? एयर में। अगर ये एयर में मौजूद होते हैं और इन्होंने उड़ना होता है तो इनकी बॉडी में ज़्यादा पानी मौजूद नहीं रह सकता, इनके पास वाटर की शॉर्टेज होती है। तो अगर इनकी बॉडी में पहले से ही पानी बहुत कम है तो वो कैसे अपनी बॉडी से इतना ज़्यादा पानी रिमूव कर सकते हैं? तो वो अमोनिया को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अमोनिया को रिमूव करने के लिए 500 ml वाटर चाहिए। ये यूरिया को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यूरिया को रिमूव करने के लिए 50 ml वाटर चाहिए। इसलिए ये बर्ड्स किसकी फॉर्म में अपना नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करेंगे? यूरिक एसिड की फॉर्म में। क्यों यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज